हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो है हमारा एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है MAEC 501, जिसका पेपर अभी हमारा 8 सितंबर 2025 को है। वो मैं आपके साथ इसमें वाला चैप्टर उस पेपर से रिलेटेड डिस्कस करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आपके साथ जो इसमें डिस्कस कर रही थी वो हमारी एक थर्ड यूनिट है, जिसमें हमें इन टोटल आपके 4 चैप्टर दे रखे हैं उस यूनिट में। ठीक है, एक हमारा था जो चैप्टर, उसमें लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो उन 4 चैप्टर से जो कि आपकी यूनिट थर्ड में आते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आधे तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड है जो उसमें पूछे गए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस यूनिट से कौन से पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स में उन्होंने ये पूछ रखा था कि हमें जो 4 कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस के हिक्स ने दिए हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, 4 कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बाय हिक्स। ठीक है, देखो जो हमने कंज्यूमर सरप्लस है क्या होता है, हमने जाना था इसमें कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। उदाहरण के लिए आप कोई दुकान में पेन लेने के लिए गए, आप उसके लिए मतलब जो आप इच्छुक है मैक्सिमम अमाउंट आप उसके लिए 20 रुपए देने के लिए मतलब पे कर सकते हो। विलिंगनेस आपकी इच्छा है कि मतलब इतना मैं दे सकता हूँ। बट जब एक्चुअल में गए तो आप 10 रुपए दे के आए, मतलब इतने का मिला वो आपका। तो ये जो 10 रुपए का बेनिफिट है क्या हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये हमने बताया भी था कि पहले इस कंसेप्ट को कौन लेकर आया था, आपके अल्फ्रेड मार्शल स्टार्टिंग में। ठीक है, उनके द्वारा जो कंज्यूमर फिर उनके द्वारा जो कंज्यूमर सरप्लस का आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको बाद में हिक्स और एलन ने क्या किया, और ज्यादा रिफाइन किया। और हिक्स ने क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को हमें इन डिफरेंस कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन किया, आईसी। ठीक है, इसीलिए हिक्स के जो कंज्यूमर सरप्लस को हम आईसी अप्रोच भी कहेंगे, इन डिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या 4 उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। पहला है कॉस्ट डिफरेंस मेथड। तो जो इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो है आपका कॉस्ट डिफरेंस मेथड है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर सरप्लस आपका किस चीज के बीच का अंतर है कि मैक्सिमम कंज्यूमर क्या पे करने चाहता है गुड्स के लिए, और ठीक है, और एक्चुअल में वो कितना अमाउंट पे करता है, मतलब जो मार्केट प्राइस उसने पे किया वही कंज्यूमर सरप्लस है। एक पेन है, उसके लिए कंज्यूमर मतलब जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उसके लिए वो क्या बोलते हैं, 50 रुपए देने के इच्छुक है। ठीक है, इतना वो विलिंग है पे करने के लिए, ₹50। बट जब उसने मार्केट में गया उस पेन के लिए उसने कितने रुपीज पे किए, 30। तो ये 50 माइनस 30 क्या होगा, जो 20 आया वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो कॉस्ट डिफरेंस मेथड में क्या होता है, आपका कंज्यूमर सरप्लस आपका किस चीज के बीच में डिफरेंस है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूमर इच्छुक है देने के लिए, और एक्चुअल में जो अमाउंट उसने पे किया मार्केट प्राइस, उन दोनों के बीच का अंतर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अ consumer is willing to pay for a given satisfaction। ठीक है, जैसे इसमें पेन के लिए 50 रुपए देने के लिए मतलब इच्छुक था, और एक्चुअल में उसने कितना पे किया, 30 रुपए। एंड दी एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जो उसने एक्चुअल में खर्च किए एट दी मार्केट प्राइस। तो उन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। कॉस्ट डिफरेंस जो मेथड है या कॉन्सेप्ट है जो हिक्स के द्वारा दिया गया था। सेकंड इसमें आ जाओ, सेकंड आपका है इसमें एक्सपेंडिचर
डिफरेंस मेथड। तो एक्सपेंडिचर डिफरेंस जो आपका कॉन्सेप्ट है हिक्स के द्वारा जो कंज्यूमर सरप्लस का दिया गया, इसमें क्या है, कंज्यूमर सरप्लस आपका अंतर है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बीच में, जो एक्चुअल में कंज्यूमर करेगा और जो उसको मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। ठीक है, मतलब मान लो कि किसी चीज में, मतलब कोई जो गुड्स खरीद रहा है उसके लिए उसको मिनिमम जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वो समझ लो 200 रुपये करता है चाहिए। ठीक है, एक मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए उसके लिए उसे मिनिमम 200 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। बट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो करता है वो 150 रुपये का करता है, तो जो 50 रुपये हो गया वो क्या हो गया, उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसमें आप लिख सकते हो कि कंज्यूमर सरप्लस इज दी, जो हमने ऊपर पढ़ा ना ये वाला कॉस्ट जस्ट उसी की तरह है, बट यहाँ पर क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर के उसमें लिखना है हमें। ठीक है, वरना दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस इसमें आपको जब लिखना है लैंग्वेज का थोड़ा चेंज करके इसमें आपको किसके उसमें लिखना है, एक्सपेंडिचर के उसमें लिखना है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल expenditure and the minimum expenditure required to। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर सरप्लस किस चीज के का बीच में अंतर है कि एक्चुअल में कंज्यूमर क्या खर्चा कर रहा है और मिनिमम उसे कितना मतलब एक्सपेंडिचर की जरूरत है एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए वो होगा। तो इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करता है वो एक्चुअली में उसका कम होता है और जो मिनिमम वो लेकर चलता है वो ज्यादा होता है। जैसे इसमें वो मिनिमम क्या बोलते हैं उसको, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए कितना चाहिए था, 200 रुपये चाहिए था, बट एक्चुअल में वो 150 रुपये देता है, तो 50 रुपये क्या है उसका एक्सपेंडिचर, मतलब वो कंज्यूमर सरप्लस है, जो हमें किस वाले कॉन्सेप्ट से समझा हमने, एक्सपेंडिचर डिफरेंस मेथड। अब थर्ड आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि 4 कंसेप्ट बताइए कंज्यूमर सरप्लस के हिक्स के द्वारा। अब ये इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड में क्या होता है कि जैसे किसी गुड्स का प्राइस अगर गिर जाता है तो क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस में उससे गेन हो जाता है ड्यू टू प्राइस फॉल। तो कंज्यूमर सरप्लस को हम इसमें किस तरीके से मेजर करते हैं कि कितना पैसा हमें कंज्यूमर से वापस ले लेना चाहिए अगर प्राइस गिर जाता है, ताकि वो जो मतलब सेटिस्फेक्शन उसको पहले मिलता था ना उसी सेटिस्फेक्शन पे रह सके। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर बाय, कैसे मेजर करते हैं, हाउ मच मनी कैन बी टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर आफ्टर अ फॉल इन प्राइस। ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग हिज सेटिस्फेक्शन। तो जो ये आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड है ये कहते हैं कि हम कंज्यूमर सरप्लस को इस तरीके से मेजर करते हैं कि कितना मनी हमें कंज्यूमर से ले लेना चाहिए जब प्राइस गिर जाता है, ताकि मतलब वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन कर सके। ठीक है, ये क्या एक तरीके से आपको क्या दिखा रहा है, इट शोज कंज्यूमर सरप्लस में गेन हुआ है क्योंकि प्राइस गिरा है, गेन ड्यू टू प्राइस फॉल। और देखो अब जो हम इसमें 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जस्ट आपका इस वाले का अपोजिट होगा। जैसे मैं अगर आपको थर्ड का एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर कंज्यूम करता है चीनी है, तो इसका प्राइस गिर गया। तो अगर मतलब गिर गया तो अगर कंज्यूमर मतलब ₹40 भी गिव अप करता है, ठीक है, ताकि वो इक्वल जो सेटिस्फेक्शन है उस पे रह सके, तो जो इसने ₹40 वो गिव अप किया ये क्या हो गया उसका कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड में आ गया कि अगर शुगर का प्राइस गिर जाता है तो कंज्यूमर
कुड गिव अप, मतलब इतना 40 रुपए जैसे वो गिव अप कर सकता है ताकि स्टिल रिमेन कर सके वो इक्वली सेटिस्फाई उसी लेवल पे जिसपे वो पहले था। आपका फोर्थ वाला जस्ट कंपेंसेटिंग इसका नाम है, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें जैसे प्राइस बढ़ेगा ना तो कंज्यूमर को कितना हमें देना चाहिए कि मतलब वो उसी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन कर सके। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर सरप्लस को हम इस तरीके से नापते हैं कि कितना मनी कंज्यूमर को देना चाहिए अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ताकि हम उसको जो पहले उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसी लेवल पे रख सके। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिखा रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हुआ है क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर्ड बाय हाउ मच money must be given to the consumer after a price rise to keep him at the same satisfaction लेवल एज बिफोर। ठीक है, तो इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसमें कह रहे हैं कि कितना कंज्यूमर को देना चाहिए हमें कि ताकि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रख सके। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इट शो कंज्यूमर सरप्लस में क्या हुआ है, लॉस्ट ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। उदाहरण के लिए पेट्रोल है, उसका प्राइस क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो समझ लो कंज्यूमर को ना 60 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वो अपना जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये 60 रुपए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 40 तो क्या कर रहा था कि गेन हुआ इतने में से कंज्यूमर सरप्लस में, और 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ₹60 रिप्रेजेंट दी लॉस्ट हुआ है आपका इतने से कंज्यूमर सरप्लस में। तो ये आपके 4 कॉन्सेप्ट थे कंज्यूमर सरप्लस के, किसके द्वारा, हिक्स के द्वारा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, एक आपका कॉस्ट डिफरेंस मेथड है। ठीक है, जो ये बताता है कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम देना चाहता है और एक्चुअल में कितना पे करता है, उसका डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर डिफरेंस मेथड हमें ये बताता है कि कंज्यूमर को मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब कितना मिनिमम अपने पास एक्सपेंडिचर चाहिए और एक्चुअल में क्या करता है, उन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था कि मिनिमम उसको 200 चाहिए और एक्चुअल उसने 150 रुपए दिया, तो 50 क्या आ गया, कंज्यूमर सरप्लस। इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड, और ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए ही। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप चारों को देखो तो ये आपके यहाँ पर है 2-2 करके। ठीक है, और 2 ये रहे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने जो सब्जेक्ट है MEEC 501 का, उसी के हम यूनिट 4 जो है, जिसमें टोटल आपके आपकी जो यूनिट 3 है इसमें भी आपके इन टोटल आपके 4 चैप्टर है। तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, देख रहे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जान लेते हैं आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आपका काफी बार पूछा गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, कभी जैसे उसके एजम्पशंस अब आपको मतलब पूछा गया है पेपर में, तो जैसे 19 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैक्सिमम पेपर में क्या पूछ सकते हैं, लॉ के डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पेपर में पूछा गया यही है। इसके अलावा आपको उसके एजम्पशंस पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंस, कहाँ पर लॉ आपका अप्लाई नहीं होता, उसके लिमिटेशन, या क्यों आपका ये लॉ ऑपरेट होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपका पता होना चाहिए आपको। अब देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका गूसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके हरमन गूसेन था उनके द्वारा ये लॉ दिया गया था, तो इसे हम गूसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किसे, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, जिसे इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं, या फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो हमने जाना कि हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, गूसेंस फर्स्ट लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन या फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एडिशनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमारी एक एडिशनल यूटिलिटी होती है ना, तो ये भी हम इसे कह सकते हैं। ये तो रही उसकी नाम की बात। अब हम जान लेते हैं कि आपका लॉ क्या कहता है। ये लॉ आपका यही कहता है, मीनिंग पे इसमें बाद में पढ़ेंगे, बट पहले इन सिंपल मैं आपको समझा देती हूँ। ये लॉ आपका जस्ट इस चीज को स्टेट करता है कि जैसे कंज्यूमर क्या बोलते हैं, कंज्यूम करता है मोर और मोर यूनिट्स किसी सेम कमोडिटी की, ठीक है, कंटिन्यूसली में, तो जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन यानी कि एमयू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगा उसको हर एक सक्सेसिव यूनिट्स में, वो क्या होता रहेगा, घटता जाएगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं ताकि हमारा लॉ अच्छे से ऑपरेट हो सके। तो देखो मीनिंग पे आ जाते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर consumes more and more units of the same commodity continuously, the marginal utility derived from each additional unit decreases, ठीक है। और टीयू अगर आपका इंक्रीज भी होता है तो आपका किस रेट पे होगा, डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। और इसमें आप आगे एक पॉइंट लिख सकते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कुछ चीजों को हम कांस्टेंट मानते हैं ना ताकि हमारा लॉ ये अप्लाई हो जाए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सिंपल सा आपका ये लॉ इसी चीज को कह रहा है कि कोई कंज्यूमर जैसे कंज्यूम करता है मोर और मोर यूनिट सेम कमोडिटी की, वो भी कैसे, कंटिन्यूटी में, तो जो भी एडिशनल यूटिलिटी उसे मिलेगी हर एक यूनिट से वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। समझ लो इस लड़के का नाम आपका समझ रहे लड़का है, इसका नाम आपका सोहन है, ठीक है। ये जाता है पिज्जा ऑर्डर करता है, तो वो एक पिज्जा की स्लाइस खाता है, उसको ठीक है, बहुत मतलब भूखा था, उसने पिज्जा की फर्स्ट स्लाइस खाई, उसको मतलब अच्छा लगा काफी, मैक्स मतलब उसको बहुत सेटिस्फाई फील हुआ। देन वो सेकंड स्लाइस खाता है, थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में उसका सेटिस्फेक्शन कम हो गया। देन वो पिज्जा की तीसरी स्लाइस खाता है तो और कम हो गया, फोर्थ खाता है तो और कम हो गया, ठीक है। तो ये इसी को कह रहा है कि अब जैसे ये पिज्जा की एक और एक्स्ट्रा स्लाइस खाता रहेगा, या ठीक है उसने एक खा लिया, उसको उसने एक और पिज्जा ऑर्डर किया, सेकंड पिज्जा, फिर उसने उसकी सेकंड पिज्जा की स्लाइस खाई, तो इसमें क्या कर रहा है कि वो सेम मतलब देख रहे हैं ना आप, कंटिन्यूटी में कंज्यूम कर रहा है उनकी स्लाइस को, तो अब जो उससे एडिशनल जो पिज्जा की स्लाइस से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, ये एमयू है, वो उसके लिए क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। तो यही कह रहा है आपका क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो हम अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मैंने आपको एक बोला इसमें, या हम जो कोई भी लॉ लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो क्या कांस्टेंट मान रहे हैं हम, कंज्यूमर की टेस्ट कांस्टेंट है, उसकी हैबिट कांस्टेंट है, कंजप्शन कैसा और कंटिन्यूटी में हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके, और टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, ठीक है। ये जैसे पिज्जा है, ये ना समझ लो चार उसमें हो सकता है, तो टोटल यूटिलिटी तो क्या है, जो उसने चारों पिज्जा की स्लाइस खाया, उसने कंज्यूम किया, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो टोटल यूटिलिटी हो गया। और एमयू जैसे उसने एक स्लाइस खाया, ठीक है, फिर जो भी उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरा स्लाइस खा के, वो क्या हो गया, उसको एमयू हो गया, एक और यूनिट को कंज्यूम करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते, फर्दर डिले ना करते हुए अपने एजम्पशंस पे, ठीक है। तो पहला देखो एजम्पशन आपका ये है कि आपकी जो है होमोजीनियस यूनिट्स है, ठीक है। ये लॉ आपका अप्लाई हो, इसके लिए जरूरी है कि जो यूनिट है ना कमोडिटी की, वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप समोसा ही कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने पहला समोसा खाया, दूसरा समोसे के में भी उसी साइज का होना चाहिए, उतनी फीलिंग होनी चाहिए, तीसरा भी उतना ही होना चाहिए, तो मतलब होमोजीनियस यूनिट्स होनी चाहिए। कंजप्शन कंटिन्यूटी में है, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर आपका रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर हमें पता ही है कि क्या होता है, कि जो अपने मतलब लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मार्जिन यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट होनी चाहिए, ये भी मैं आपके साथ पॉइंट बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। मार्जिन यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट मतलब कि अगर मतलब स्टार्टिंग में मैं 1 रुपए खर्च करके मतलब की भी मेरे लिए वही वैल्यू, अगर मैं लास्ट में भी 1 रुपए स्पेंड करूँ अपने इनकम में से तो उसकी भी वही वैल्यू है।
ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं ना कि मतलब ऐसा होता है ना वैसे रियल में कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की चेंज होती रहती है, बट ये कहते हैं कांस्टेंट है। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं। ठीक है, हम उस समय सिंगल कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं और हमारा गुड्स कैसा होना चाहिए, डिविजिबल गुड्स, उसको हम यूनिट में डिवाइड कर सके, जैसे हम पिज्जा को कर सकते हैं, समोसा कर सकते हैं, बट आप टीवी, फ्रिज, कार वगैरह ये आपके इंडिविजुअल गुड्स है, इनको नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये आपके एजम्पशन हुए। और एक और ये लिख सकते हैं आप इसमें, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि हम जो है कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, ये हम एजम्पशन में मान के चलेंगे। तो ये तो आपके एजम्पशन हो गया। और एक और कि जो हमारा प्राइस है कमोडिटी का वो भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके एजम्पशंस थे। अब एजम्पशंस के बाद हम एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि जहां पर आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कौन सा लॉ, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपका लॉ तो यही कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी सेम कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता रहता है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका लॉ कब अप्लाई नहीं होगा, जैसे जो रियर और प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं उनके केस में नहीं होता है। अब क्या हो सकता है, देखो आपके रियर प्रेस्टिजियस गुड्स, अब जैसे कुछ एंटीक आइटम्स हो गए, बहुत सारे लोगों को होता है ना, जैसे कुछ क्वाइंस इकट्ठा करते हैं, वो कुछ रेयर क्वाइन, ठीक है, मतलब इस तरीके से एंटीक चीज हो गई या ओल्ड पेंटिंग। तो जैसे जो रेयर गुड्स होते हैं या कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स हो गए, ठीक है, तो उनके केस में क्या होगा कि जितना वो और एडिशनली उस चीज को मतलब कलेक्ट करते रहेंगे उनके लिए सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। तो ये आपके रियर और प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता है। हॉबीज और एडिक्शंस के केस में भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती है पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, ठीक है, रीडिंग करना, ठीक है, डांसिंग करना, तो वो जितना ज्यादा उस चीज को करते रहते हैं ना उस चीज से उनको उतना सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। या कुछ लोग एडिक्टिव गुड्स होते हैं, अल्कोहल वगैरह हो गया, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है, तो ये वहां भी अप्लाई नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट आपका स्टार्टिंग में तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रियर और आपके प्रेस्टिजियस गुड्स में नहीं लगता, ये हॉबीज और एडिक्शन में ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें तो हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे हम उसमें मान के चलते हैं कि टेस्ट फैशन में कोई चेंज नहीं होगा, बट इन केस अगर सोचो कि अगर चेंज हो गया तब तब कैसे अप्लाई होगा ये लॉ। फिर हम कहते हैं कि वहाँ कंजप्शन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अगर आपका देखो कंजप्शन में गैप है तो तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब मैंने, ठीक है, एक पिज्जा खाया, ठीक है, ठीक है, अगर मैं दूसरा पिज्जा भी कंटिन्यूटी में खाऊंगी, तीसरा पिज्जा भी कंटिन्यूटी में खाऊंगी, तो उससे मिलने वाला जो मिलने मार्जिनल यूटिलिटी ये गिरेगा। बट अगर मेरे कंजप्शन में गैप आ जाता है, मैंने एक पिज्जा अभी खाया, दूसरा पिज्जा मैं शाम को खा रही हूँ या दिन में खा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी हाँ ना, मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे लिए गिरेगा नहीं, एमयू जो होगा। ठीक है, तो अगर कंजप्शन में गैप आ गया, फिर आप इसमें एक लिख लीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और एक जैसे आपकी इंटरटेनमेंट की जैसे चीज हो गई या आर्ट की चीज होगी, वहां पर भी आपका ये लॉ मतलब एक्सेप्शन है इस लॉ का वहां पर भी। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मतलब संपत्ति वगैरह या वेल्थ वगैरह मतलब इकट्ठा करनी होती है अपने लिए, तो मतलब कि जितना पैसा उतना हैप्पी। ठीक है, तो अगर जैसे कोई है कि कोई वेल्थ लवर है मतलब कि जितना ज्यादा पैसा होगा उनको उतनी खुशी मिलेगी, तो उनके लिए भी कोई जरूरी नहीं कि ये लॉ आपका अप्लाई हो। ठीक है, और ये आपका इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि जैसे धार्मिक चीजें हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, कोई जरूरत नहीं कि वहां पर भी ये लॉ आपका अप्लाई हो। ठीक है, जो लोग मतलब काफी रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा जैसे आपका लॉ, जैसे आप नॉलेज, ठीक है, या जैसे आपका एजुकेशन के केस में भी आपका ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा नॉलेज या एजुकेशन आप गेन करते हो तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, इनफैक्ट वो इंक्रीज होती रहती है और आपको हॉट सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको मतलब जैसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो दूसरी बुक पढ़ेंगे उनको और सेटिस्फेक्शन मिलता है, या कुछ नई स्किल सीखना किसी को अच्छा लगता है, तो उनके केस में ये लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा।
तो ये थे आपके लॉ के कुछ एक्सेप्शन बोले कि जहाँ पर ये लॉ आपका अप्लाई नहीं होता। तो मैंने पढ़ा कि रियर एंड प्रेस्टिजियस गुड्स में, जिसमें मैंने कहा कि जैसे बहुत सारे गुड्स होते हैं, गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गया, एंटीक आइटम हो गया, या कुछ रियर पेंटिंग्स हो गई, ठीक है। तो उसके केस में ये होता है कि जितनी ज्यादा लोगों के पास क्वांटिटी आएगी उनके लिए सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से मैंने कहा हॉबीज एंड एडिक्शन के केस में भी होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को की हॉबीज होती है स्टैम्प कलेक्ट करना, किसी की पेंटिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है, या कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं कुछ चीजों के लिए, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब वहीं पर सोचो अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज हो जाता है, फैशन वगैरह में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो तब अप्लाई नहीं होगा। कंजप्शन में गैप है तब अप्लाई नहीं होगा। फिर मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी नहीं अप्लाई होता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनको ना हम साथ में यूज करते हैं, जैसे टी, शुगर हो गया, पेन, इंक, ठीक है, तो उनके केस में भी लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर इंटरटेनमेंट और आर्ट के केस में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपके वेल्थ लवर होते हैं, मनी लवर होते हैं, तो वो जितना ज्यादा उनके पास आता है ना उतना खुश होते रहते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज में, नॉलेज और एजुकेशन की चीज में, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसका हमने मीनिंग, एजम्पशन और एक्सेप्शंस देखा, ठीक है। अभी हम इसके इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाना कि मीनिंग में कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यही कह रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर एंड मोर यूनिट सेम कमोडिटी की कंटिन्यूटी में, तो उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन उसके लिए गिरता रहता है, ठीक है। और उसका टीयू इंक्रीज होगा बट एक डिक्रीजिंग रेट में। इवन अगर मैं टेबल बताती हूँ आपको, लेकिन पहले आप देख लो उसका मीनिंग ये है, ये इसके एजम्पशंस हमने कुछ माने जो ये है, ठीक है, और ये इसके एक्सेप्शन है। अब मैं एक थोड़ा टेबल लेती हूँ, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल ये है आपकी, जैसे कोई कमोडिटी है, मान लो कोई कमोडिटी है एक्स करके, ठीक है, तो उसकी कंज्यूमर की जो यूनिट्स कंज्यूम करता है वो यहाँ पर आ जाएगा, टी यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और आपका एम यू यहाँ आ जाएगा। तो उसके समझ लो उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो उसको टोटल यूटिलिटी आपकी 10 मिली, एम यू 10 ही था। सेकेंड जब यूनिट करी तो टी यू उसको 18 मिला और एम यू उसके लिए क्या हो गया, 8 हो गया। थर्ड यूनिट पे उसको टोटल यूटिलिटी 24 मिली और यहाँ पर ये 6 मिला। फोर्थ यूनिट पे अब उसको टोटल यूटिलिटी 28 मिली और ये आपका 4 हो गया। जब उसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी तो उसको टोटल यूटिलिटी 30 मिली और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया एमयू मार्जिन यूटिलिटी। जब उसी कमोडिटी की उसने 6 यूनिट कंज्यूम करी तो अब क्या हुआ, उसको टोटल यूटिलिटी फिर भी 30 मिली, क्योंकि उसको पीक पे पहुंच चुका है मैक्सिमम जहां पर आपका टीयू हो सकता है, ठीक है। और उसको यहाँ पर एमयू क्या मिला, 0। सेवंथ यूनिट पे उसके लिए अब टीयू क्या हो गया, 28 और यहाँ पर ये क्या होगा, -2 हो गया, ठीक है। आप देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक कमोडिटी एक्स है, उसकी वो 7 यूनिट को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हम देखो अब यहाँ से चलते हैं कि जब उसने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो उसको टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिली और टोटल यूटिलिटी 10 ही मिली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे जो हमारा लॉ ये कहता है कि एडिशनल करेगा कंज्यूम, तो एडिशनल क्या होता रहेगा, उसको कम होता रहेगा। फिर उसने कमोडिटी एक्स की सेकंड यूनिट करी तो उसके लिए क्या हो गया, एमयू गिर गया, अब उसको 8 मिला, ठीक है। लेकिन आपका टोटल यूटिलिटी कैसे होगा, इन दोनों को हमारा ऐड करके 18 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसने उसी कमोडिटी की थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो उसको एमयू 6 मिला, आपका गिरता जा रहा है ना, देखो एमयू। और यहाँ पर आपका उसका यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितना होगा, प्लस करके जो आएगा इनको, ठीक है, तीनों को 24, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे उसके लिए और कम होगी, ये कितना होगा आपका 28 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आएगा ना 24 में 4 प्लस करके 28। फिर फिफ्थ यूनिट में उसको एम यू और कम हो गया, टू हो गया, ठीक है, और टी यू तो क्या होगा, ये इसमें प्लस होगा, 30 आ गया। 6 यूनिट्स पे अब वो क्या बोलते हैं उसको, अब वो जब वो कंज्यूम कर रहा तो उसको कुछ भी वो एडिशनल यूटिलिटी नहीं दे रही, तो उसके लिए 0 होगी, तो इसलिए 30 आ गया, देखो। तो यहाँ पर वो ना मैक्सिमम उस पर पहुंच चुका है जहां पर आपका टी यू, याद रखना, जहां पर आपका टी यू मैक्सिमम है वहां पर एम यू क्या हो जाएगा आपका 0।
यहाँ पर देखो ना उसका टीयू मैक्सिमम हो चुका है। अगर वो इसके आगे भी कंजप्शन कंटिन्यू करता है तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी उसको नेगेटिव में मिलेगी और यहाँ पर आपका टीयू क्या हो गया, देखो अभी तक तो हमारा टीयू बढ़ रहा था 10, 18, 24, 28, 30, 30, अब गिर गया। जैसे ही आपका टीयू समझ लो डिक्लाइन होने लग गया तो आपका एमयू क्या आ गया है, नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका डायग्राम भी देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। टीयू तो आपका इस तरीके से इंक्रीज होके ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पर समझ लो आपका टीयू मैक्सिमम है और जहां पर मैंने कहा टीयू मैक्सिमम तो एमयू क्या होगा, 0। ये तो आपका बढ़ता नहीं, नीचे की ओर ही चलता रहता है एमयू का ऐसे करके, ये टीयू। ठीक है, तो इस तरीके से